सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं, नेसेसरी पुशबैक की जरूरी नकारात्मक प्रतिक्रिया। पुशबैक का मतलब होता है अनफेवरेबल रिएक्शन। तो देखते हैं, एडिटोरियल को पढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई किस तरह से ये टाइटल दिया गया है। द सेंटर शुड स्टॉप सीइंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एज रिवार्ड्स फॉर लॉयलिस्ट्स। कि केंद्र सरकार जो है उसे यह देखना बंद कर देना चाहिए क्या, कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जो न्यायिक नियुक्तियां होती हैं, उन्हें रिवार्ड्स के रूप में देखना। यानी कि न्यायिक नियुक्ति उसी व्यक्ति की होगी जो कि एक तरीके से सरकार के प्रति लॉयलिस्ट है। लॉयलिस्ट का मतलब होता है वफादार होना, जो सरकार के व्यूज़ हैं उन्हें जो फेवर करता है। ठीक है, तो उसको आप क्या कहोगे, लॉयलिस्ट। तो केंद्र सरकार को ये देखना बंद कर देना चाहिए क्या, कि ये जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं इन्हें लॉयलिस्ट्स को रिवार्ड्स के रूप में दिया जाए, है ना। ऐसा सरकार को नहीं देखना चाहिए कि भाई सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट्स किया जाएगा जो कि केंद्र सरकार के प्रति लॉयलिस्ट हैं। द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हैज़ done well to push back against the union government's attempt। कि केंद्र सरकार का जो प्रयास था उस प्रयास के प्रति सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त प्रतिक्रिया दी गई, अनफेवरेबल रिएक्शन दिया गया। तो ये जो काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना, कॉलेजियम, देखो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा न्यायिक अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं ना, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं। तो इस सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बहुत ही अच्छा किया है ये करके, क्या करके, कि जो यूनियन गवर्नमेंट का जो अटेम्प्ट्स, जो प्रयास थे उनके प्रति ज़बरदस्त प्रतिक्रिया देते हुए। क्या थे यूनियन गवर्नमेंट के प्रयास, टू ब्लॉक, कि केंद्र सरकार जो है रोकना चाहती थी, ब्लॉक करना चाहती थी किस चीज़ को, द अपॉइंटमेंट ऑफ सम एडवोकेट्स एज हाई कोर्ट जजेस। कि केंद्र सरकार क्या करना चाह रही थी कि कुछ जो वकील हैं ना, कुछ जो एडवोकेट हैं, उनकी नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ सम एडवोकेट्स एज हाई कोर्ट जजेस, कि कुछ जो एडवोकेट्स हैं उनकी हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति को केंद्र सरकार ब्लॉक करना चाहती थी। लेकिन केंद्र सरकार का ये जो प्रयास था, इस प्रयास को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पुश बैक किया, यानी कि एक तरीके से अपना अनफेवरेबल रिएक्शन कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया। इसी के लिए टाइटल दिया गया है नेसेसरी पुशबैक, कि ये प्रतिक्रिया या ये अनफेवरेबल रिएक्शन सरकार के अटेम्प्ट्स के प्रति जरूरी था। द 3-member collegium which makes recommendations for high court appointments। कि ये जो 3 सदस्यीय कॉलेजियम है, which makes recommendations for high court appointments, कि हाई कोर्ट में जजेस के रूप में जो नियुक्तियां की जाती हैं उन नियुक्तियों की सिफारिश करने का काम होता है इस 3 सदस्यीय कॉलेजियम का। तो ये जो 3-member कॉलेजियम है, हैज़ रीइटरेटेड, रीइटरेट का मतलब होता है किसी बात को दोहराना। तो ये जो 3-member कॉलेजियम है, इसने इस बात को दोहराया है, इट्स डिसीजन, इसने अपने डिसीजन को दोहराया है। क्या था इस कॉलेजियम का डिसीजन, टू एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है किसी को और ऊपर उठाना, किसी के पद को बढ़ा देना, किसी के दर्जे को बढ़ा देना। टू एलिवेट लॉयर्स सौरभ कृपाल टू द दिल्ली हाई कोर्ट। तो कुल मिला के ये जो डिसीजन कॉलेजियम के द्वारा लिया गया था, क्या डिसीजन लिया गया था, कि कौन कौन से लॉयर्स हैं, सौरभ कृपाल जो है एक लॉयर है, इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में एलिवेट किया गया। इसके अलावा आर जॉन साथ्यान टू द मद्रास हाई कोर्ट, इन्हें मद्रास हाई कोर्ट के जज के रूप में एलिवेट किया गया। एंड सोमशेखर सुंदरेशन टू द बॉम्बे हाई कोर्ट, और एक व्यक्ति हैं सोमशेखर सुंदरेशन, इन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट के जज के रूप में जो है एलिवेट किया गया। तो इस डिसीजन को एक बार फिर से
इन अपॉइंटमेंट्स को एक बार फिर से कॉलेजियम ने दोहराया है। एज इट डील्ड इन डिटेल, देखो किसी भी चीज़ को डील इन डिटेल, इसका मतलब है उस पर बहुत ही विस्तार पूर्वक उस पूरे मुद्दे को बहुत ही विस्तार पूर्वक हैंडल करना। एज इट डील्ड इन डिटेल विथ द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द सेंटर इन ईच इंडिविजुअल केस, कि जो कॉलेजियम है इसने निपटा, है ना, डील विथ का मतलब है किसी चीज़ से निपटना, कि जो भी ऑब्जेक्शंस, जो भी आपत्तियां केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्येक इंडिविजुअल केस में उठाई गई थी, उन आपत्तियों का जवाब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिया। द मोटिव्स बिहाइंड द गवर्नमेंट्स ऑनगोइंग कंटेस्टेशन, ऑनगोइंग का मतलब है जो लगातार जारी है, कंटेस्टेशन का मतलब है यहाँ पे टकराव, फाइट, संघर्ष। मोटिव का मतलब है आपका उद्देश्य। द मोटिव बिहाइंड द गवर्नमेंट्स ऑनगोइंग कंटेस्टेशन विथ द जुडिशरी, कि सरकार का लगातार ये जो टकराव न्यायपालिका के साथ जारी है, किस बात को लेकर सरकार और न्यायपालिका में लगातार टकराव चल रहा है, किस बात को लेकर, ओवर अपॉइंटमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, कि ये जो भी हमारे संवैधानिक कोर्ट्स हैं इनमें जो नियुक्तियां की जाती हैं, इन नियुक्तियों को लेकर लगातार सरकार और न्यायपालिका के बीच एक टकराहट चल रहा है। तो ये जो टकराहट है इसके पीछे का केंद्र सरकार का मोटिव क्या है, वो एक्सपोज हो जाता है ना। एक्सपोज हो जाने का मतलब है उसकी पोल खुल जाना, कलई खुल जाना, ठीक है। कम्युनिकेशंस बिटवीन द कॉलेजियम एंड द सेंटर ऑफर अ ग्लिम्स इनटू द अनटेनेबल, अनटेनेबल का मतलब है असमर्थनीय, जिसे सपोर्ट न किया जा सके। तो जो भी संचार हुआ बिटवीन द, यानी कि जो भी बातचीत हुई किन किन के बीच, कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच, तो ये बातचीत जो है ऑफर प्रदान करती है क्या, एक झलक, अ ग्लिम्स इनटू द अनटेनेबल नेचर ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्शन, कि सरकार के द्वारा जो भी ऑब्जेक्शंस किए गए, यानी कि सरकार ने जो भी विरोध दर्ज कराया, जो भी आपत्तियां सरकार ने दर्ज कराई, तो सरकार के जो भी ऑब्जेक्शंस थे उनकी जो प्रकृति थी वो अनटेनेबल है, वो असमर्थनीय है। और किन बात के प्रति ऑब्जेक्शंस जताया सरकार ने, टू प्रोपोज्ड अपॉइंटीज, कि ये जो प्रस्तावित नाम कॉलेजियम ने रखे हैं कि भाई इन नामों को जो है एलिवेट किया जाए और इन्हें जो है जज बनाया जाए, तो ये जो भी प्रपोज्ड अपॉइंटीज हैं इनको लेकर सरकार ने जो ऑब्जेक्शंस जताए हैं, वे जो ऑब्जेक्शंस हैं वे अनटेनेबल हैं, वे असमर्थनीय हैं। तो ये सारी की सारी बात जो है ना ये हमारे सामने आ जाती है किन से, ये जो कम्युनिकेशन हमें देखने को मिला है कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच, मेकिंग इट एबंडेंटली क्लियर हाउ बैडली। तो ये जो कम्युनिकेशन सरकार और कॉलेजियम के बीच हुआ, मेकिंग इट क्लियर, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करते हुए, एबंडेंटली का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, मेकिंग इट एबंडेंटली क्लियर हाउ बैडली द करंट रेजिम, यहाँ रेजिम का मतलब है शासन, व्यवस्था, सरकार, वांट्स टू कंट्रोल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स। तो सरकार ने ये जो ऑब्जेक्शंस अपने रखे हैं प्रोपोज्ड अपॉइंटीज़ के संबंध में, तो सरकार ने ये जो किया है ना, इसके माध्यम से ये बात बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लियर करते हुए कि वर्तमान जो शासन है वो कितनी बुरी तरीके से ये चाहता है क्या, टू कंट्रोल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, की वह बहुत ही बुरी तरीके से जो है या बहुत ही ज़बरदस्त रूप से जो है जो भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना चाहता है। इफ़ द ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन अ कैंडिडेट्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन स्मैक्स ऑफ, स्मैक ऑफ का मतलब होता है बू आना, हिंदी में हम इसे कहेंगे बू आना। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे मान लो आप जो है कुछ कह रहे हो और कह रहे हो कि भाई मैं तो तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कहूँ आपसे कि यार तुम कह तो मेरी भलाई के लिए रहे हो, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे इरादों से मुझे कुछ गलत कामों की बू आ रही है ना। यानी कि ऐसा लग रहा है कि तुम बोल तो सही रहे हो लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य जो है ना वो ठीक नहीं है ना, मुझे
गलत इरादों की महक आ रही है, गलत इरादों की बू आ रही है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ द ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन अ कैंडिडेट्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन, कि उदाहरण के तौर पे कि ये जो ऑब्जेक्शन है जो कि आधारित है किस चीज़ पर, कि कोई जो व्यक्ति है उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जैसे वो व्यक्ति, आप कह सकते हो कि एक ज़्यादातर केसेस में जो हम मानते हैं ना कि भाई मेल है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, फीमेल मेल की तरफ। लेकिन जैसे मान लो कोई व्यक्ति गे है, बाइसेक्सुअल है, अगर इस तरह से उसका कोई भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, ठीक है, इफ़ द ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन अ कैंडिडेट सेक्सुअल ओरिएंटेशन स्मैक्स ऑफ अ मेडिवल माइंडेड आइडियोलॉजिकल बायस, कि जो आप कह सकते हो कि जो मध्यकालीन विचारधारा है ना, आइडियोलॉजिकल है ना, मध्यकाल में हमें ये देखने को मिलता था ना। बायस का मतलब है पक्षपात, पूर्वाग्रह। तो कुल मिला के अगर आप इस तरह से अपने ऑब्जेक्शन को रखते हो, इस तरह से आप अपनी आपत्ति दर्ज कराते हो, क्या कि किसी व्यक्ति के सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेके अगर आप अपना ऑब्जेक्शन रखते हो, तो इससे क्या पता चलता है, इससे आपका जो सोचने का तरीका है, जो आपकी विचारधारा है ना, वो मध्यकालीन और पक्षपात से भरी हुई नज़र आती है। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी, द एफर्ट टू स्टॉल का मतलब है रोकना, द एलिवेशन ऑफ अ कपल ऑफ एडवोकेट्स बेस्ड ऑन देयर सोशल मीडिया एक्टिविटी। तो देखो, एक जो एडवोकेट हैं उन्हें सरकार ने उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के कारण रोकने की कोशिश की। और दूसरा प्रयास सरकार ने क्या किया, स्टॉल का मतलब है रोकना, द एलिवेशन ऑफ अ कपल ऑफ एडवोकेट्स, है ना, कि कुछ एडवोकेट्स थे, उनके एलिवेशन को सरकार ने रोकने की कोशिश की। सरकार ने अपना ऑब्जेक्शन जो है वो व्यक्त किया, किस आधार पे, बेस्ड ऑन देयर सोशल मीडिया एक्टिविटी, कि ये जो एडवोकेट्स हैं उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी के आधार पे सरकार ने इनके एलिवेशन को रोकने के लिए अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया। तो ये जो बातें हैं एक्सपोज, ये बातें या ये जो सरकार के ऑब्जेक्शंस हैं, इस बात का खुलासा करते हैं, इस बात को एक्सपोज करते हैं, किस बात को, अ माइंड सेट। ये बातें जो है सरकार के माइंड सेट को बताती हैं, सरकार की अप्रोच को दर्शाती हैं। दैट सीज है ना, सरकार का वो नज़रिया जो कि देखता है अपॉइंटमेंट्स टू द हायर जुडिशरी एज अ सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स, यानी कि सरकार का माइंडसेट जो है वह जो न्यायिक नियुक्तियां की जाती है ना, खास करके हायर जुडिशरी में जो न्यायिक नियुक्तियां हैं उन्हें सरकार किस रूप में देखती है, अ सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स। देखो, स्पॉइल्स का मतलब होता है एडवांटेजेस, है ना, मीन्ड फॉर, यानी कि सरकार का माइंडसेट जो है वो ये है कि हायर जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो अपॉइंटमेंट्स उन्हीं के लिए हैं, है ना। यानी कि सरकार जो है इन अपॉइंटमेंट्स का जो सिस्टम है उस सिस्टम को एडवांटेजेस के रूप में देखती है। और ये एडवांटेजेस किन के लिए हैं, फॉर पॉलिटिकल लॉयलिस्ट, यानी कि राजनीतिक रूप से जो सरकार के लॉयलिस्ट हैं, राजनीतिक रूप से जो सरकार के पक्ष में हैं, उन्हीं के लिए ये सिस्टम है और उन्हीं को हायर जुडिशरी में अपॉइंट किया जाएगा। तो ध्यान देना, ये जो स्पॉइल्स यहाँ पे आया है ना, ये है नाउन। इसका मतलब होता है एडवांटेजेस, कि आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन में हो या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में हो तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। तो सरकार जो है हायर जुडिशरी में जो भी अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं, ये जो पूरा की पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम को स्पॉइल्स के रूप में देखती है। यानी कि ये एडवांटेजेस हैं हायर जुडिशरी में आने के लिए, और ये एडवांटेजेस उन्हीं को मिलेंगे जो कि पॉलिटिकल लॉयलिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम दो बातें देखते हैं। उन दो बातें जो है सरकार ने जो ऑब्जेक्शंस किए ना, एक व्यक्ति जिन्हें कि जज के रूप में एलिवेट किया गया, तो सरकार का ऑब्जेक्शन था उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वो व्यक्ति जो है ना वो व्यक्ति गे हैं। तो एक तो सरकार ने ये, दूसरी बात कि कुछ जो एडवोकेट्स हैं जिन्हें एलिवेट किया गया, उन्हें उनके ऊपर सरकार ने अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया उनकी सोशल मीडिया एक्टिविटी के कारण। तो कुल मिला के इन बातों से ये एक्सपोज हो जाता है कि सरकार का जो माइंडसेट है वो यही है कि सरकार हायर जुडिशरी में जो नियुक्तियां हैं
उन्हें इस सिस्टम के रूप में देखती है कि भाई ये जो एडवांटेजेस हैं हायर जुडिशरी में नियुक्त होने के, ये उन्हीं के लिए हैं जो कि सरकार के प्रति लॉयलिस्ट हैं। एज द कॉलेजियम हैज़ पॉइंटेड आउट, कि ये जो कॉलेजियम है इसने इस बात को पॉइंट आउट किया है। पॉइंट आउट करने का मतलब एक तरीके से इशारा करना, संकेत करना। नाइदर द सेक्सुअल ओरिएंटेशन ऑफ मिस्टर कृपाल, कि न तो जो मिस्टर कृपाल हैं, है ना, इनका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, और न ही, नाइदर नॉर का मतलब होता है न तो ये और न ही ये, यानी कि दो बातें हैं आपके पास, उन दोनों में से कोई भी नहीं। नॉर द एयरिंग, एयरिंग एयर करने का मतलब होता है आपके जो ओपिनियन है, आपके जो विचार हैं, उन्हें आप जो है प्रसार करते हो, है ना, उनका प्रसार करना। नॉर द एयरिंग ऑफ पॉलिटिकल व्यूज़ बाय द अदर टू एडवोकेट्स। भाई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो है उसने क्या कहा है कि जो मिस्टर कृपाल हैं, न तो उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन और न ही अन्य जो दो एडवोकेट्स हैं उनके जो राजनीतिक विचार हैं, है ना, द एयरिंग ऑफ पॉलिटिकल व्यूज़ बाय द अदर टू एडवोकेट्स, की अन्य जो दो एडवोकेट्स हैं जिन्हें जज के रूप में एलिवेट किया गया है, उन जजेस के द्वारा अपने जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करना। तो ये इन दो में से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कि विल इम्पिंज ऑन, इम्पिंज का मतलब होता है प्रभावित करना, खास करके नकारात्मक रूप से प्रभावित करना। इम्पिंज के साथ में आता है ऑन प्रेपोजिशन, देयर सूटेबिलिटी और इंटेग्रिटी। सूटेबिलिटी का मतलब हो गया यहाँ पे उपयुक्तता, और इंटेग्रिटी का मतलब हो गया उनकी निष्ठा। तो इनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कि उनकी उपयुक्तता और उनकी निष्ठा पर प्रभाव डालेगी। द गवर्नमेंट अपीयर्स टू थिंक दैट potential candidates for judicial appointments, द गवर्नमेंट अपीयर्स टू थिंक दैट, कि सरकार ये सोचती हुई प्रतीत होती है कि जो संभावित है ना पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं फॉर जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स शुड नॉट हैव पॉलिटिकल व्यूज़ ऑफ देयर ओन, कि सरकार शायद ऐसा समझती है कि जो भी संभावित कैंडिडेट्स हैं ना, जिनकी जुडिशियल नियुक्ति की जानी है ना जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स के लिए, शुड नॉट हैव पॉलिटिकल व्यूज़ ऑफ देयर ओन, उनके खुद के कोई राजनीतिक विचार नहीं होना चाहिए ना, सरकार का ऐसा सोचना है। और दैट अ टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब है एक ऐसी प्रवृत्ति, है ना, टेंडेंसी टू मेक देयर व्यूज़ और ओपिनियन नोन, और दैट, या फिर कि एक ऐसी टेंडेंसी, क्या टेंडेंसी, क्या प्रवृत्ति, टू मेक देयर व्यूज़ और ओपिनियन नोन, यानी कि ये जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जिनकी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होनी हैं, उनमें अगर ये टेंडेंसी देखने को मिलती है कि वे उनके जो भी व्यूज़ हैं या उनके जो भी विचार हैं उनको वे नोन करते हैं। नोन करने का मतलब होता है सबको अवगत कराना, है ना, उसको पब्लिक कर देना अपने व्यूज़ को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, विल अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू अ पॉसिबल बायस, बायस का मतलब है पक्षपात, है ना, पूर्वाग्रह, इन देयर फंक्शनिंग एज जजेस। तो सरकार का ये मानना है कि भाई उन व्यक्तियों का जज के रूप में फंक्शन करना जो है ना, उसमें एक तरीके से पक्षपात देखने को मिलेगा हमें। कुल मिला के अगर ये व्यक्ति हैं, इनमें ये टेंडेंसी देखने को मिलती है कि ये अपने व्यूज़, है ना, खास करके पॉलिटिकल व्यूज़ जो हैं उनको जाहिर करते हैं, सभी को उन व्यूज़ से अवगत कराते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को अपॉइंटमेंट देना, है ना, ये इक्वल है, अमाउंट के साथ में आता है टू, है ना, अमाउंट टू का मतलब होता है इक्वल टू। ये क्या है कि एक संभावना बनती है किस बात की, पक्षपात की, कि जज के रूप में जब वे फंक्शन करेंगे तो वे व्यक्ति जो है पक्षपात पूर्ण होंगे। नथिंग कैन डिस्प्रूव दिस, तो सरकार का ये जो सोचना है, डिस्प्रूव का मतलब है किसी बात को गलत साबित करना, तो सरकार की ये बात जो है वो गलत साबित होती है किस चीज़ से, नथिंग कैन डिस्प्रूव दिस मोर देन द फैक्ट दैट देर आर अदर नेम्स, कि देखो ये जो सरकार ने बात कही है ना, ये बात गलत साबित हो जाती है इस तथ्य से, किस तथ्य से, देर आर अदर नेम्स, कि अपॉइंटमेंट्स की जो बात अभी कही गई है इसमें अन्य नाम भी हैं, इसमें अन्य नाम भी हैं
दैट आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ पॉलिटिकल पार्टीज। और ये जो अन्य नाम है ये क्लोजली एसोसिएटेड है ना, कि बहुत ही घनिष्ठ रूप से या बहुत ही निकट रूप से पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए नाम हैं। टू विच द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव नो ऑब्जेक्शंस। और ऐसे नामों के प्रति सरकार कोई ऑब्जेक्शंस दिखाती हुई प्रतीत नहीं होती। तो सरकार ने ये जो बात कही है ना कि कुछ जजेस, कुछ जो एडवोकेट्स हैं, इनके संबंध में जो सरकार ने ये बात कही है कि भाई इनके व्यूज़ और इनके ओपिनियन हैं, यदि ये इनको पब्लिक कर देते हैं और फिर हम इन्हीं को न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट करते हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी जो फंक्शनिंग होगी जजेस के रूप में है ना, वो उसमें संभावना बनती है कि वो जो फंक्शनिंग होगी, उनका जो कार्य करने का तरीका होगा वो पक्षपातपूर्ण होगा। तो सरकार की ये जो बात है ये गलत साबित हो जाती है इस फैक्ट से। किस फैक्ट से? कि अन्य नाम भी हैं, और वे जो नाम है ना, वे नाम कुछ ऐसे हैं जो कि क्लोजली पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। तो इनके बारे में तो सरकार ने कुछ नहीं कहा। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात कही गई है कि इन नामों के संबंध में सरकार जो है किसी भी तरह का ऑब्जेक्शंस दिखाती हुई प्रतीत नहीं होती। इंडीड, वास्तव में, वन कैन से दैट द हिस्ट्री ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स इज रिप्लीट विथ, रिप्लीट के साथ में आता है विथ प्रेपोजिशन। इसका मतलब होता है भरे हुए होना, कि हाँ वास्तव में कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि जो न्यायिक अपॉइंटमेंट्स का जो भी हमारा इतिहास है वो भरा हुआ है। किन चीज़ों से? ऐसे उदाहरणों से, इंस्टेंसेस, ऐसे उदाहरणों से, ऐसी घटनाओं से, इंस्टेंसेस ऑफ गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स, government law officers who invariably enjoy the confidence of the political leadership at the center or the states। यानी कि हमें क्या देखने को मिला? and and lawyers who represent political leaders being offered positions on both the Supreme Court and High Court benches। तो देखो, अगर हम ये जो भी हमारे, आप कह सकते हो कि जो भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं, इनके इतिहास पे अगर हम नज़र डालें तो कई गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स थे, यानी कि ऐसे कानूनी अधिकारी जो कि सरकार को, जो कि सरकार के सलाहकार थे। अब ये जो भी लॉ ऑफिसर्स होते हैं ना, खास करके गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स होते हैं, हु इनवेरिएबली, इनवेरिएबली का मतलब होता है बिना किसी अपवाद के, कि सरकार के लॉ ऑफिसर्स जो हैं वे निरपवाद रूप से इस बात का लाभ उठाते हैं, एंजॉय द कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब है विश्वास, ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप एट द सेंटर और द स्टेट्स, कि जो गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर हैं वे चाहे राज्य स्तर पे हों चाहे वे केंद्र स्तर पे हों, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उनका विश्वास पूरी तरीके से हासिल होता है। इसके अलावा लॉयर्स है ना, कि कई ऐसे एडवोकेट्स भी हमें देखने को मिले हैं हु रिप्रेजेंट पॉलिटिकल लीडर्स, कि जिन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स का केस अपने हाथों में लिया, यानी कि किसी पॉलिटिकल लीडर्स को जो है उन्होंने अपने, यानी कि उन्होंने जो है किसी पॉलिटिकल लीडर के केस को रिप्रेजेंट किया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी। और ऐसे व्यक्तियों को बीइंग ऑफर्ड का मतलब है किया जा रहा है ना, बीइंग ऑफर्ड पोजीशंस ऑन बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बेंचेस। और ऐसे व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के रूप में जो है अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि भाई अब आप यहाँ पे क्या कहोगे, कि अब आप नहीं कह सकते कि ये पक्षपातपूर्ण नहीं हो जाएगा, कि ऐसा व्यक्ति जो कि सरकार का लॉ ऑफिसर्स रह चुका है, ऐसा व्यक्ति जिसने पॉलिटिकल लीडर्स को, ऐसा व्यक्ति जिसने पॉलिटिकल लीडर्स के केस को रिप्रेजेंट किया है, ऐसे व्यक्ति को यदि हम न्यायाधीश बनाते हैं तो क्या जो न्यायाधीश है उसका रवैया पक्षपातपूर्ण नहीं होगा? लेकिन ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं कि हमारा जो पूरा की पूरा जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स का इतिहास है उसमें कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स और ऐसे लॉयर्स जिन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स को रिप्रेजेंट किया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट बेंच में भी जज के रूप में अपॉइंट किया गया। The objection based on sexual orientation is
पर्टिकुलरली अपॉलिंग, अपॉलिंग का मतलब है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग, है ना, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग। द ऑब्जेक्शन, अब ये जो आपत्ति सरकार ने दर्ज कराई है ना सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पे, है ना, कि भाई व्यक्ति गे है तो इस आधार पे उस पर उसके अपॉइंटमेंट पे रोक लगाना, तो ये जो बात है ये तो और भी ज़्यादा अपॉलिंग है, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। ऐसा इसलिए इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू, कॉन्ट्रेरी के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन। कॉन्ट्रेरी टू का मतलब होता है विरोध, विरोध में जाना, है ना, विरोधाभासी होना, विरोध में जाना। एज इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, कि हमारे संविधान में जो बात कही गई है ये उसके अगेंस्ट है, यानी कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पे किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करना हमारे संविधान के खिलाफ है। इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हमारा जो संविधान है वह भेदभाव के अगेंस्ट है ना, यानी कि वह भेदभाव, किसी भी तरह के भेदभाव के खिलाफ है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव। बेस्ड ऑन सेक्स और सेक्सुअल प्रेफरेंसेस, कि व्यक्ति का सेक्स क्या है, उसकी सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, इनके आधार पर व्यक्ति में भेदभाव न किया जाए, ऐसा हमारा संविधान कहता है। तो जब आप व्यक्ति को या व्यक्ति के अपॉइंटमेंट को उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर रोकने की कोशिश करते हो, तो ये एक तरीके से क्या है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ये बात उसके विरोध में जाती है। द व्यू पॉइंट, आपका ये विचार, आपका ये दृष्टिकोण, दैट द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट्स इज फ्लॉड, फ्लॉ का मतलब है यहाँ पे फ्लॉड मतलब दोषपूर्ण, खामियां होना, कि ये जो दृष्टिकोण है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है नियुक्तियों के लिए, जो कॉलेजियम सिस्टम अपनाया जाता है ये दोषपूर्ण है। क्यों है वो दोषपूर्ण? एज इट इज़ ओपेक, ओपेक का मतलब है अपारदर्शी, यानी कि इस कॉलेजियम सिस्टम में पारदर्शिता का अभाव है, इसलिए ये दोषपूर्ण है। एंड टेंड्स टू, और ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसमें ऐसी टेंडेंसी देखने को मिलती है, ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिलती है, टू रिड्यूस द जोन ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब है विचार विमर्श, इज़ वैलिड, यानी कि जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जानी है, ठीक है, तो उनके ऊपर विचार विमर्श होना चाहिए। लेकिन जो कॉलेजियम सिस्टम है यह जो विचार विमर्श है, जो कंसिडरेशन है, उसका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र बहुत कम हो जाता है इस कॉलेजियम सिस्टम के कारण। तो कुल मिला के कॉलेजियम सिस्टम की जो आलोचना है कुछ बातों को लेकर कि भाई ये दोषपूर्ण है, ये अपारदर्शी है, इसके अलावा जो कंसिडरेशन है यानी कि जिन व्यक्तियों की नियुक्ति होनी है उनके ऊपर विचार विमर्श करना, तो वो जो क्षेत्र है विचार विमर्श का क्षेत्र, उसको कॉलेजियम सिस्टम कम कर देता है। तो कुल मिला के इस तरह की जो आलोचना है कॉलेजियम सिस्टम की वो वैलिड है, वो एकदम उचित है। हावेवर, हालांकि द मैनर इन विच द करंट रेजिम इज सीकिंग, सीक का मतलब है चाहना, रेजिम का मतलब है शासन, सरकार, व्यवस्था, लेकिन वो तरीका जिस तरीके से वर्तमान सरकार जो है इस बात को चाह रही है, किस बात को? टू फिल्टर आउट, फिल्टर आउट कर देने का मतलब है एकदम फिल्टर कर देना, है ना, कि भाई किन व्यक्तियों को आप चाहते हो, किन व्यक्तियों को आप नहीं चाहते हो। टू फिल्टर आउट कैंडिडेट्स हु इट सस्पेक्ट्स, यानी कि सरकार जो है जिन कैंडिडेट्स के बारे में ये सस्पेक्ट करती है, सस्पेक्ट करने का मतलब है डाउट होना, मे नॉट फर्दर, फर्दर का मतलब है यहाँ पे और मजबूती देना और आगे बढ़ाना, इट्स पॉलिटिकल एजेंडा, यानी कि सरकार को जिन कैंडिडेट्स के बारे में लगता है कि ये व्यक्ति जो हैं सरकार का जो भी पॉलिटिकल एजेंडा है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो सरकार क्या करती है, उनको फिल्टर करने की कोशिश करती है। सरकार चाहती है कि भाई इन व्यक्तियों की अपॉइंटमेंट्स को ही रोक दिया जाए। तो जिस तरीके से सरकार ऐसा करने का प्रयास कर रही है विल श्योरली गिव द इम्प्रेशन, तो कुल मिला के इस तरीके से ना सरकार का ये जो मैनर है कि जिस मैनर में सरकार ये चाह रही है कि उन कैंडिडेट्स को फिल्टर कर दिया जाए, किन कैंडिडेट्स को, यानी कि उन कैंडिडेट्स की नियुक्ति ही न होने दी जाए जो कैंडिडेट्स सरकार के पॉलिटिकल एजेंडा को सपोर्ट नहीं करते। तो कुल मिला के सरकार का ये जो मैनर है ये निश्चित रूप से इस बात का संकेत देगा कि, है ना, गिव द इम्प्रेशन का मतलब है इस तरह का संकेत देना, दैट अलाउइंग एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, अलाउ है ना कि भाई इस बात की अनुमति देना, एनी सॉर्ट ऑफ का मतलब है किसी भी तरह का,
गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब है दखलंदाजी, कि सरकार की किसी भी तरह की दखलंदाजी कहाँ पर, जुडिशरी में ना, न्यायपालिका के क्षेत्र में, विल पॉज अ थ्रेट। देखो पॉज का मतलब है खड़े करना, जैसे एक सवाल खड़े कर देना, एक खतरा खड़ा कर देना, थ्रेट टू जुडिशियल इंडिपेंडेंस, है ना। तो कुल मिला के ये जो पूरी की पूरी बात है, और जिस तरह से वर्तमान में हम देख रहे हैं कि सरकार का ये जो मैनर है, कि सरकार जिस तरह से कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट करने का प्रयास कर रही है, इसके माध्यम से ये संकेत जरूर जाएगा कि क्या, विल गिव द इम्प्रेशन, है ना, इसके माध्यम से ये संकेत जाएगा जनता में, दैट अलाउइंग एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, कि किसी भी तरह का जो सरकारी हस्तक्षेप है न्यायपालिका में, अगर उसे अलाउ किया जाता है, तो इसके माध्यम से क्या होगा कि जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसके लिए एक खतरा उपस्थित हो जाएगा। यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा उपस्थित हो जाएगा यदि सरकार जो है न्यायपालिका के क्षेत्र में किसी भी तरह से दखलंदाजी करती है। वर्तमान में अभी 1-2 दिन पहले हमने पढ़ा था ना एडिटोरियल, उसमें यही बात की गई थी ना, कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो न्यायपालिका में होने चाहिए, यानी कि जो न्यायिक नियुक्तियां की जाती हैं उन न्यायिक नियुक्तियों के करने में सरकार का रोल भी होना चाहिए। तो कुल मिला के अगर इस तरह का रोल सरकार को मिल जाता है, यानी कि इस तरह की दखलंदाजी करने की अनुमति सरकार को मिल जाती है, तो निश्चित रूप से जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है उसके लिए खतरा उपस्थित हो जाएगा।